अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। हुसैन हक्कानी साहब का मामला आपके सामने है नाज़रीन। इस्तीफ़ा वो दे चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि वो हर किस्म की इंक्वायरी का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत से सवालात हैं। कल भी हमारे व्यूअर्स ने फेसबुक पर लिखा, हमें ईमेल्स की कि बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनका अभी तक जवाब क्लियरली नहीं मिल सका। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ उस एक्सक्लूसिव पैकेज से करते हैं जो जियो न्यूज़ ने कुछ देर पहले भी रन किया था। उसके अंदर बड़े अहम सवालात हैं, इनफैक्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में अब आगे क्या होने वाला है, डज द बक स्टॉप हियर या इससे आगे मामला बढ़ेगा, उस पर बात होगी। लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अब तक की, उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ये पैकेज है, इसे आप देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रेज हुई हैं। फिर नज़ीम साहब से बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब आर्मी का किया धरा है। हुसैन हक्कानी अमेरिका में सदर आसिफ जरदारी का मजबूत सुतून माने जाते थे। इसी तबका फिक्र का मानना है कि आईएसआई ने गेम प्लान करके शाह महमूद कुरैशी को वजीर खारजा के ओहदे से हटवा दिया। वो जमहूरी हुकूमत के लिए अमेरिका में अच्छे वकील थे। अब हुसैन हक्कानी के रास्ते से हटने के बाद हुकूमत कमजोर पड़कर फौज के रहमो करम पर आ जाती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वाकई सब फौज की अदा है। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि ये अमरीकी साजिश हो सकती है, जिसे बढ़ती हुई पाक ईरान दोस्ती एक आंख नहीं भा रही। मंसूर एजाज बबांगे दोहल खुद को अमरीकी इंतजामिया के करीब कहता है और उसी ने एक अखबार में मेमो भांडा फोड़ा है। खुद लिखा, खुद ही छुपाया और खुद ही छाप दिया। बात समझ में नहीं आई। जेम्स जोन्स ने मेमो माइक मलन तक पहुंचाने का एतराफ किया। क्या वो इतने ही अहमक थे कि बगैर किसी मोहर और तस्दीक के कोई भी कागज फौज के सरबराह तक पहुंचा दें? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के ख्याल में जरदारी हुकूमत पॉपुलर नहीं रही और अमेरिका ऐसे नए इत्तेहादी की तलाश में है जो अमेरिका के खिलाफ ना हो और ईरान के मामले पर अमेरिकी पॉलिसियों पर अमल पैरा हो। छोटे छोटे मामले पर चाय की प्याली में तूफान खड़ा करने वाला अमेरिकी मीडिया मेमोगेट के इतने बड़े स्कैंडल पर चुप क्यों साधे हुए है? तो क्या ये मेमो का मामला अमेरिकी CIA का तैयार करदा कोई मंसूबा है? एक और मामला भी अहम है, पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला। तारीख बताती है कि जब भी बड़े ओहदों पर फायज फौजियों की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने लगती है, मामला पेचीदा हो जाते हैं। लगता है तूफान आने वाला है और जैसे ही मुद्दत मुलाजमत में तौसी होती है, वो तूफान ठंडी हवा के एक खुशगवार झोंके में तब्दील हो जाता है। ये तूफान कहाँ जाके थमेगा नाज़रीन, इसी पे बात होगी। सेठी साहब, पैकेज तो आपने देख लिया, इसमें सबसे अहम बात और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यही है जो सबसे पहले भी डिस्कस होनी चाहिए कि क्या इसके पीछे हमारी फौज है, ISI है, जो कि which were, I mean, those people were always gunning for हक्कानी साहब। ये पैकेज मैं नोट्स बना रहा था जैसे जैसे वो इल्ज़ाम कंस्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस हो रही थी, तो मैंने ये 3 पॉइंट्स बनाए हैं। अब मैं जवाब इनका देता हूँ। फौज की साजिश, ये एक इल्ज़ाम है, एक थ्योरी है, क्योंकि फौज हुकूमत को कमज़ोर करना चाहती और हावी होना चाहती, और हक्कानी साहब हुकूमत के बेस्ट एडवोकेट अमेरिका में थे। फौज चाहती है कि हुकूमत की और अमेरिका के रिश्ते कमज़ोर हों, इनके एंकर्स कमज़ोर हों, जरदारी हुकूमत कमज़ोर हो। इसीलिए उन्होंने पहले इस कंस्पिरेसी थ्योरी या इस सवाल के तहत फौज ने शाह महमूद कुरैशी साहब की छुट्टी कराई, क्योंकि उनके बड़े तल्लकात थे सेनेटर कैरी के साथ, हिलरी क्लिंटन के साथ, बड़े माने जाते थे, उनके बड़े करीब थे, बड़े प्रो अमेरिका उनकी रेपुटेशन थी। उनको पहले छुट्टी करवाई और अब हुसैन हक्कानी साहब की छुट्टी करा दी। ये है ये थ्योरी। अच्छा, इस थ्योरी में एक सच है और 2-3 झूठ है, या एक चीज़ समझ आती है, 2-3 चीज़ें समझ नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल पाशा और जनरल कियानी और फौज की क़ियादत हक्कानी साहब को पसंद नहीं करती थी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं। नॉन फैक्ट और उसकी वजूहात तो है वो सारी हमने पहले भी डिस्कस की, और वो दिन ब दिन शक हक्कानी साहब के ऊपर बढ़ता जा रहा था। फौजी ये कहते थे कि ये हमारा सफ़ीर नहीं है, ये तो अमेरिका का सफ़ीर है, हमारी बात उन तक सही नहीं पहुंचाता, उनकी बात बढ़ा चढ़ा के हमारे तक पहुंचाता है, हमें टाइट करने को। हमें लगता है ऐसे कि ये उनकी साइड पे, हमारी साइड पे। एग्जैक्टली।
इस किस्म के इल्ज़ाम फौज के सीनियर अफसरों से मैंने सुने हैं कि हकानी तो ये है, ये वो तो ये है, वो तो ये है, तो वो तो बड़ी वाज़ेह होगी। तो फौज तो खुश है कि ये एक मौका मिला कि उनकी हकानी साहब की हो गई छुट्टी। ठीक है। क्या फौज ने ये साजिश की कि मेमो लिखवाया मंसूर एजाज से? कतई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंसूर एजाज आपकी फौज और आपकी ISI से नफरत करता है। उसने वो लिख लिख के थक गया है कि ये मुल्क अमेरिका के दुश्मन है और पाकिस्तान की आवाम के भी दुश्मन है, दहशतगर्द हैं। तो उससे इस किस्म का खत लिखवाना या इस किस्म का मेमो लिखवाना और हक्कानी के खाते में डाल देना, ये आपकी फौज की कोई साजिश नहीं है। ना उन्होंने किया, ना वो कर सकते थे, ना उन्होंने ये सोचा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, शाह महमूद कुरैशी साहब खुद उन्होंने एंटी अमेरिकन पोजीशन ली थी रेमंड डेविस केस के ऊपर। उन्होंने प्रो अमेरिकन पोजीशन नहीं ली थी, बिल्कुल नहीं ली थी। तो वो तो फौज उनसे बड़ी खुश थी, वो तो हुकूमत खुश नहीं थी, क्योंकि हुकूमत चाहती थी ये मसला जल्दी से जल्दी हल हो और अमेरिका को तकलीफ और ना और इसको छोड़ दिया जाए। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये पोजीशन ले ली कि नहीं, इसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है, मैं नहीं अपनी गला काट सकता इसके ऊपर। उसमें फौज खुश थी, क्योंकि फौज इस्तेमाल करना चाहती थी उस चीज को, क्योंकि फौज चाहती थी कि रेमंड डेविस अंदर हो, फिर अमरीकनों के साथ बात करे और कहे आप CIA वाले निकालें, फिर हम इसको छोड़ेंगे। और वैसे ही किया। फाइनल स्टेज ऐसी आई कि उन्होंने फिर रेमंड डेविस को फौज ने निकलवाया ना यहाँ से। तो और तो किसी ने रातों रात 24 घंटे के अंदर अंदर DG ISI पंजाब गए और उसके 48 घंटे के अंदर अंदर जेल से निकाला, जज लाए, रोटरी पानी इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे दिए, करोड़ों रुपए जहां देने थे, जिनसे पैसे दिलवाए, वो भी सारा कुछ फौज ने करवा के उस बंदे को छुड़वा दिया। और अमेरिका से अपने डिमांड जो थे कि CIA, वीजाज, फलाना ढिंगड़ा, वो अपने मनवा लिए और फिर उसके बाद उनके लोगों को निकाल दिया और अब टाइट कर दिया। तो ये एक सियासी गेम चल रही थी। तो कुरैशी साहब का इस साजिश में नाम लाना जो है वो सही नहीं है। कुरैशी साहब इज नॉट एन अमेरिकन एजेंट, ना ही उनके ऊपर ये इल्जाम है। इस कंस्पिरेसी थ्योरी के अंदर जो बनाई गई है या जो जिसके बारे में आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, उसमें कुरैशी साहब का कोई रोल नहीं। तो ये गलती एक पहली यहाँ हो जाती है इस कंस्पिरेसी थ्योरी में। अच्छा, एक सवाल है, कई लोग उस वक्त ये नहीं कह रहे थे कि ये कुरैशी साहब को कहीं से इशारा है कि वाकई पीपल्स पार्टी को कमजोर हो रही है, पीपल्स पार्टी कुरैशी साहब अलहदा हो रहे हैं, पोजीशन गवर्नमेंट से फर्क आ गया, इनको इशारा है कि ठीक है शाबाश चले। तो इशारा तो GHQ से था ना, ये मेरी व्यू थी कि कुरैशी साहब को अगर GHQ से इशारा हो जाता कि ठीक है छोड़ दो इसको, तो कुरैशी साहब ने छोड़ देना था। ये मेरी व्यू है। अब हो सकता है कुरैशी साहब को मैंने तो फिर भी नहीं छोड़ना था, मैंने तो फिर भी नहीं बयान देना था। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि उस वक्त फौज जो चाहती थी वही कुरैशी साहब ने किया, जो अमेरिका चाहता था वो कुरैशी साहब ने नहीं किया। आप मेरी बात समझ? मैं समझ दूं। तो फिर ये कुरैशी साहब का इसके अंदर डालना जो है ना, ये कोई खाते में बैठता नहीं। आगे आप आइए कि क्या हुकूमत कमजोर हो गई है? बिल्कुल हो गई। हुकूमत कमजोर हो गई है, हुकूमत डिफेंसिव पे हो गई है, बैकफुट पे चली गई है। फौज एक दफा फिर असर्ट कर गई, आगे आ गई है और उसने अपना डिमांड जो है मिनिमल, पहला कदम हुसैन हक्कानी साहब की जो रेजिग्नेशन, आपको याद होगा मैंने उस दिन कहा था कि उनका नाम एक प्लेट पे लिख के जनरल कियानी ने आगे पेश कर दिया कि ये साहब है, इनका सर चाहिए। यही कहा था। बिल्कुल, नाम लिखा हुआ नजर आ गया था। तो वही हुआ, वो सर मिल गया उनको फौरी तौर पे। तो यहां तक तो बात, ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी नंबर 1 है उसके बारे में। टाइम है ब्रेक पे जाना, अभी चले अगली ब्रेक के बाद। बिल्कुल नाज़रीन, ये मामला जरा आगे चलेगा और मैंने जैसे पहले कहा शुरू में कि आगे क्या होने वाला है वो भी डिस्कस होगा कि एग्जैक्टली अब हक्कानी साहब के साथ क्या होगा, और शायद सेठी साहब से हम ये भी आज निकलवा सकें कि आपके नए एम्बेसडर कौन होंगे अमेरिका के अंदर। नाम भी शायद सेठी साहब को पता है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, उस कंट्रोवर्शियल मेमो के हवाले से बात हो रही है और ब्रेक पे जाने से पहले सेठी साहब ने कहा था कि 2 बातें ऐसी थी जिनमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल फौज मुलविस नहीं है। सेठी साहब, एक बात जो इस पैकेट में भी जिक्र हुआ कि जब भी किसी आला फौजी अफसर की बड़ी क़यादत की एक्सटेंशन का मामला आता है तब वो तूफान मच जाता है और फिर बाद में सेटल डाउन हो जाती है हर चीज़। आप इससे एग्री करेंगे? तो किस की एक्सटेंशन की बात हो रही है आजकल? जनरल पाशा विल बी रिटायरिंग ऑन द 1 अप्रैल। 1 अप्रैल जनरल पाशा रिटायर कर रहे हैं। उनको एक एक्सटेंशन या 2 मिल चुकी हैं? 2 मिल चुकी हैं, एक साल की। मेरा नहीं ख्याल इसका कोई ताल्लुक है जनरल पाशा की एक्सटेंशन के साथ। देखिए, जनरल कियानी ने 3 साल की एक्सटेंशन नहीं मांगी थी,
उनको 3 साल की एक्सटेंशन, एक नई सर्विस मिल गई। ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने खुद किया। पहली बात, उन्होंने अगर मांगी होगी या इशारा किया होगा तो 1 या 2 साल की बात, 2 साल की बात की होगी, तो उन्होंने 3 कर दी। जनरल पाशा की जो एक्सटेंशन है वो उसकी रिकमेंडेशन जनरल कियानी करते हैं एज हेड ऑफ द आर्मी। ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर का होता है। ये गवर्नमेंट किसी सूरत में भी जनरल कियानी की बात को रद्द नहीं कर सकती, ना करना चाहती है, ना ही किसी वक्त इन्होंने की है। Goes without saying। और वो करेंगे भी नहीं, इसलिए बिकॉज उन्होंने, वो मैंने अर्ज किया ना, उन्होंने उनके हवाले कर दिए बहुत सी चीजें। करिए आप, हम आपके रास्ते पे खड़े नहीं होते। आप हमें ना कुछ करें, आप जो चाहे कर लें, अमेरिका के साथ कर लें, अफगानिस्तान में कर लें, हिंदुस्तान के साथ कर लें, तोड़ा खाता साड़ा खाता। वो इस मामले में सामने नहीं खड़े। तो फौज इस सिलसिले से कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका। अगर वो कियानी साहब, अगर पाशा साहब की एक्सटेंशन चाहते हैं ना, तो वो उनको ये सारा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू। तो ये भी रबिश अब आपने पूछ ही लिया, क्या एक्सटेंशन मांगेंगे जनरल पाशा की? इफ आई हैड टू रिस्क अ गेस, माय गेस इज जनरल कियानी विल नॉट आस्क फॉर जनरल पाशा's एक्सटेंशन, 3rd एक्सटेंशन। ये मैं गेस कर रहा हूँ, आई डोंट नो। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, ये फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे, ठीक है? आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, सिचुएशन में चेंज बाय मार्च। General Pasha may not want this extension, and so on and so forth. Particularly but जो साल हो चुका है. But there may be reasons why General Kiani may not want to get into this business of extensions. तो इसलिए इस चीज को छोड़ दीजिए। इसका भी गलत इल्जाम है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात, ओके। तो ये खत्म हो। अमरीकी साजिश कि अमेरिका ने सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करवाया है, मंसूर एजाज को प्लांट किया, हक्कानी साहब को फंसाया, गंदा किया बेसिकली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये तो बिल्कुल ही आउटरेजियस थियरी है, फजूल बात है। अमेरिका खुश है जरदारी साहब के साथ, क्योंकि इल्जाम जरदारी साहब पे ये लग रहा है कि वो अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं और हक्कानी साहब उनके दोस्त हैं और एंकर हैं, इसीलिए फौज खुश नहीं है, क्योंकि फौज आंखें दिखाना चाहती है अमेरिका को। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इल्जाम तो उल्टा लग रहा है उनके ऊपर। और यहाँ कहना कि अमेरिका की साजिश है जरदारी के खिलाफ, बिल्कुल बेबस फजूल बात है। और ऊपर से ये कहना कि जी अमेरिकन मीडिया चुप है। अरे भाई, अमेरिकन मीडिया इस चीज़ को समझता ही नहीं है कि इसकी कोई अहमियत है। मैं फ़ोन करके अमेरिकन मीडिया वालों से पूछ के, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनको, वो हंस रहे हैं आपके ऊपर। वो कह रहे हैं यार ये किस किस्म के लोग हैं, अपने सफ़ीर के ऊपर इनके एक तो ये कि क्या इनके सफ़ीर ऐसी चीज़ें हरकतें भी करते हैं, और अगर करते हैं तो यार कमाल हो गया। डोंट यू थिंक इट्स अ स्टोरी फॉर देम कि आपका सफ़ीर को ही वाज मेड टू रिजाइन टुडे? नहीं, वो स्टोरी तो अब बनेगी ना, अब वहां स्टोरी बनेगी, मगर जिस तरीके से वो लिखेंगे वो बड़ी इसके अंदर स्टिंग लगाएंगे, कहेंगे ये तो हाल है इस मुल्क का। वो आपको थल्ले लगाएंगे, इसलिए बिकॉज वो आप पे हंस रहे हैं कि यार ये इस किस्म का मुल्क है, देखें किस किस्म की यहाँ छोटी छोटी चीजें जो है वो इतनी बड़ी बन जाती। उनके वो इस मीमों को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देते, और ना ही मंसूर एजाज को वो अहमियत देते हैं। आपने पढ़ लिया स्टेटमेंट, स्ट्रोप टॉलबर्ट का स्टेटमेंट आ गया, और बाकी लोगों के भी आ गए स्टेटमेंट, इसका आ गया, पता नहीं किसने कर दिया कि यार ये मंसूर एजाज साहब जो हैं हम इनको अहमियत नहीं देते, इसीलिए उस मेमो को अहमियत नहीं दी। बाद में जब रिमाइंड किया गया कि जी मेमो है, तो फिर वो पनेटा साहब ने भी कहा भाई वो क्या है, ये क्या शोर शराबा पड़ा है? वो था, उन्होंने कहा जी हाँ था। अच्छा जी दिखाओ तो सही क्या था। तो ये बाद में बातें हुई हैं। तो अब कुछ लोग यहाँ बैठ के कह रहे हैं जी कि बड़ा सीरियस है, पनेटा को भी पता था, फलाने को भी पता। बाद में जब यहाँ शोर पड़ा तो फिर जाके, मेरा नहीं ख्याल मन्ना ने आगे भी कहीं बात की है इसकी। जिस तरीके से जिम जोन्स ने मुझे बताया वो तो ऐसे ही था कि बस अब मैं ना नहीं कर सकता था, क्योंकि मंसूर को मैं जानता हूँ, उसने मुझे शोर किया था, मगर पता नहीं मैं, इसलिए मैंने कमेंट्री के बगैर मैंने ईमेल, भाई अगर इसमें कोई अहमियत होती तो वो खुद उसको लिफाफे में डालता, प्रिंट आउट लेता, लिफाफे में डालता, और मलन को कहता मैंने तुम्हें मिलना है, बड़ी अर्जेंट बात है। मलन को मिलने जाता, उसको कहता ये देखो मेरे पास क्या आया है, ये देखो, मैं यकीन करता हूँ इस पर। उसने कुछ ऐसा नहीं किया। ऐसे है कि आप मुझे ईमेल कहते हैं सेठी साहब ये देखे ना मैंने क्या है, ये फलाने तक पहुंचानी है। तो मैं सोचता हूँ यार ये मेरा जानने वाला है, अगर मैं नहीं पहुंचाता तो ये सारी उम्र मुझे गिला करेगा, मेरा क्या जाता है। मैं कोई नहीं, मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिख के ना तो आपको भिजवा देता हूँ विदाउट कमेंट। उससे यही पता लग जाता है कि मैं इसको अहमियत नहीं देता, मगर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ जैसे मुझे उन्होंने कहा जिम जोन्स ने, कि बड़े इस किस्म की चीजें आती हैं और हम फॉरवर्ड कर देते हैं, हम उसको ये नहीं कि खुद जिम्मेदारी ले लें। अच्छा, तो ये अमेरिका की कोई साजिश नहीं थी, ठीक है, ना अमेरिका की ना फौज की साजिश थी, ना अमेरिका की साजिश। अच्छा ठीक है, एक मिनट बिफोर वी गो टू हक्कानी साहब, एक बात जो कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मंसूर एजाज जो भी कैरेक्टर वो था,
Why was he doing this? अगर वो मलन के लिए कर रहा था तो मलन को क्या फायदा हुआ होगा? नहीं, उन्होंने मंसूर इजाज साहब ने ये कहा कि मैं मलन साहब को नहीं जानता जाती तौर पे, मगर मलन साहब के साथ जनरल कियानी ने बड़ी ज्यादती की है। मलन साहब एक अच्छे आर्मी चीफ थे, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के आर्म्ड फोर्सेस के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ थे, और वो जाते जाते जिस किस्म के उन्होंने दुख का इजहार किया कि जनरल कियानी ने डबल क्रॉस कर दिया मुझे, मैंने तो दोस्त समझा था, उन्होंने मेरे साथ दोस्ती नहीं निभाई, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये काफी अरसे से मंसूर इजाज लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की मिलिट्री की आदत आपके साथ धोखा कर रही है। ये अमरीकनों को ये कह रहा है काफी अरसे से। जून में भी इन्होंने एक लिखा था मीमो, जब ये OBL की रेड के बाद उन्होंने ये एक और भी फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था, बहुत कुछ लिखा। तो और वो आपकी ISI के खिलाफ है। तो इसलिए मंसूर इजाज साहब ने ये उनका ये कहना है कि इस दफा जो उन्होंने लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि उनको कहा गया। ये मीमो उन्होंने लिखा था, उसके बाद मीमो के ऊपर हुआ कुछ नहीं, कोई इनको अहमियत नहीं मिली। इनका ख्याल था कि मैं बड़ा बन जाऊंगा, मेरी अहमियत बन जाएगी, मुझे अमेरिकन भी आएंगे, आओ जी आओ जरा वाशिंगटन आए ना, जरा बात करेंगे। मैंने इतनी बड़ा तीर मार लिया कि मैंने एक बड़ा जबरदस्त मीमो जरदारी साहब से लेके इधर करवा दिया, एक बड़ा अहम रोल अदा किया, खुफिया रोल। वो कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं मिली, किसी ने मेमो का ऐसा। अच्छा, तो वो थोड़े परेशान थे कि मेरा तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। उन्होंने कहा कि मैंने ये दूसरा मजमून इसलिए लिखा ताकि मैं थोड़ी अपने आप क्रेडिबिलिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी बना दिया। वो फटा पड़ गया, यहाँ शोर पड़ गया उसके ऊपर। अच्छा, एंड हकानी साहब हैड टू लूज हिज जॉब। अच्छा सेठी साहब, मुझे जल्दी से बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज हकानी साहब ने रिजाइन किया या उनसे लिया गया, गिल्टी थे इसलिए? सफिशिएंट एविडेंस कुछ ना कुछ सामने तो आया होगा ना। देखिए, फौज तो समझती है ना कि वो गिल्टी है। अगर रिलाइंग ऑन द एविडेंस दैट वाज प्रोवाइडेड, फौज के पास जो एविडेंस है जो कि मंसूर इजाज साहब ने दी है, फ्रैंकली उसके अलावा कोई खास और एविडेंस है भी नहीं, ना हो सकती है इस किस्म की सिचुएशन में कंसीवेबली। अब सोचिए ना, दो हजरात हैं, वो बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रिकॉर्डिंग है नहीं, सिर्फ ये है कि टेलीफोन के ऊपर बात हुई है, इतने मिनट बात हुई, ये नहीं पता बात क्या हुई है। आप कहते हैं ये बात हुई है, मैं कहता हूं नहीं हुई, वो डिनाई नहीं करता हुसैन हक्कानी। तो एविडेंस ये है कि जी ये बीबी जो ब्लैकबेरी मैसेंजर की जो बात है उससे जाहिर होता है कि कोई बात थी। ये भी आप शायद कह लें कि कोई बात थी जिसमें ये मीमो शिमो की कोई बात हुई है, कुछ चीज बताई जाए आगे, किसी को कहा जाए और उसके बॉस का जिक्र आया ये, मगर वो क्या जो फाइनल चीज जिस शेप में आई वो किसने लिखी, वो तो क्लियर हो गया ना। मंसूर इजाज ने भी ये कह दिया, हाँ, कि भाई ये उसने मुझे फोन पे कहा था ऐसे कर दो ऐसे कर दो, नहीं इसको ऐसे करो इसको ऐसे करो, लिखत पढ़त नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है। तो देखिए, गिल्टी तो अब बाद में जाके पता चलेगा ना, क्या एविडेंस आती है, किस अदालत में जाके इस किस्म की एविडेंस प्रेजेंट होती है और वहां क्या होगा। तो ये जो रेजिग्नेशन है, ये इसका ये मतलब नहीं कि हक्कानी गिल्टी है। अभी तो यानी कि आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होगी ना। हाँ, मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि आगे क्या होने जा रहा है। Exactly. ये गिल्ट की एक एडमिशन नहीं है, ये वो चैलेंज करने वाले हैं हुसैन हक्कानी साहब। मेरी इत्तला के मुताबिक जो हुसैन हक्कानी है वो अपना इनोसेंट अपने आप को प्रूव करना चाहेगा। देखिए, अगर वो गिल्टी एक्सेप्ट करता है ना, तो फिर वो गिल्ट सिर्फ उसकी नहीं, फिर लोग समझेंगे कि इसके पीछे कुछ और भी था। अच्छा, उनकी मजबूरी है कि वो अब लड़े और लड़ के अपने आप को इनोसेंट प्रूव करवाएं। एक ये और यही पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान की फौज की और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की भी यही डिमांड होगा कि ये हमें पता चलना चाहिए ये इनोसेंट है या गिल्टी। They want to get to the bottom of it, कि होना क्या चाहिए। अच्छा सेठी साहब, ये एक सवाल है कि वो ऐसा कर सकेंगे या नहीं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी पे बात होगी और ये कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो सवाल मैंने पहले उठाया था कि डज द बक स्टॉप हियर या कुछ और होगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर कानून ने आज क्या कहा वो बड़ा अहम है हक्कानी साहब के हवाले से। एक क्लिप है, जरा देख लीजिए, फिर सेठ साहब से बात करते हैं। वो कसूरवार पाए जाते हैं तो क्या मामला जो है वो सिर्फ इस्तीफे की हद तक होगा या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी? देखिए, अगर आदमी वो साबित हो जाए जुर्म तो वहां तक तो नहीं बात रहेगी, फिर तो आगे भी बात जा सकती है। अगर साबित होता है, देखिए ना आपने, उन्होंने जहां से शुरू किया, साबित होता अगर नीला आसमान हो और बादल गरज रहे हो, तो मतलब अगर साबित, तो मसला तो ये है और फिर बात आगे जा सकती है, ये नहीं कि जाएगी। तो ये इसकी कोई अहमियत नहीं इस बयान की, इज मीनिंगलेस। अच्छा, मेरे ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये इन्वेस्टिगेशन जो है, आपका कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, फौज करेगी?
अगर फौज ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो तो कर ली ना, वही तो प्लेट पे ले गए थे दिखाने के लिए, कन्फ्रंट करने के कि हम कन्विंस्ड हैं। आप अगर नहीं कन्विंस्ड तो फिर इंक्वायरी होनी चाहिए, एक गैर जानिबदार इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर हम तो कन्विंस्ड हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक सिविलियन का मामला है, क्या ये मुनासिब है कि फौज इस किस्म की इंक्वायरी करे, इवन दो द एलिगेशन इज अगेंस्ट द आर्मी, मगर फिर भी क्या ये कानून के मुताबिक फौज कर सकती है या नहीं? पार्टी टू इट ना, दे कांट वो इससे पार्टी है, दे आर अ पार्टी टू इट, दे कांट बी आल्सो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्टली, पहली बात रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। दूसरी बात एक और है, वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि फौज हुसैन हक्कानी साहब से खुश नहीं थी। इसके लिए 100 क्लिप्स आप टीवी एंकर्स के ले आएंगे जिसके ऊपर ये बातें होती रही हैं, और कभी फौज से ये डिनायल नहीं आया कि नहीं हम तो बड़े खुश हैं। तो कैसे एक वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे एक शख्स को ट्राई करे जो कि पहले से एक परसेप्शन के मुताबिक वो उनके खिलाफ है? तो ये हो नहीं सकता कि फौज एक ऐसी इंक्वायरी एक्सक्लूसिवली फौज करे जिसकी रिजल्ट्स जो है सब एक्सेप्ट कर ले, वो फेयर इंक्वायरी नहीं हो सकती। तो फौज, मेरा नहीं ख्याल कि ये इंक्वायरी जो होगी ये फौज के हवाले की जाएगी एक्सक्लूसिवली। फौज से पूछा जा सकता है, फौज को तलब किया जा सकता है, फौज की एविडेंस देखी जा सकती है जो उन्होंने कलेक्ट की है, मगर फौज कंडक्ट नहीं करेगी इंक्वायरी। दिस इज माय असेसमेंट। जेआईटी बन जाएगी नहीं, मतलब जेआईटी तो नहीं होगी उस किस्म की चीज, मगर जो भी इंक्वायरी करेंगे वो फौज नहीं करेगी, कोई और इदारे लोग वो करेंगे। अच्छा एक मिनट, ये साइड पर हो गया सुप्रीम कोर्ट साहब ने तो कह दिया है, और आपको पता है अभी ज़राए के हवाले से सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि शायद को पिटीशन भी तैयार कर ली गई है इस हवाले से। पिटीशन तो एक आ गई है ऑलरेडी, तो लाहौर हाई कोर्ट में भी आई है। हाँ, पिटीशन आ गई है, और मियाँ साहब की धमकी दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा 10 दिन 9 दिन, अब 8 दिन हो गए। तो मियाँ साहब अगर अपनी धमकी मतलब एक्स्टैब्लिश कर दें तो वो पिटीशन कर सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट करे। वो फ्रीक बना रहे ना, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की इंक्वायरीज कर सकता है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या तो गवर्नमेंट कोई बनाए इंक्वायरी कमेटी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस डाल दिए जाएं, जैसे पहले हुए हैं। सलीम शहजाद साहब का कमीशन बना है, ओबीएल का बना है, तो वो सूरत हाल हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट को एक पिटीशन जाहिर कहा जाए आप इंक्वायरी करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट ये जरूर हो सकता है कि वो कहे ठीक है हमें बताया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। मगर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज में मुलव्वस हो जाता है और कहता है ठीक है हम ही करते हैं सारा कुछ, तो मैं समझता हूं इस कि अगर मैं हुसैन हक्कानी जगह पे होता तो मैं कहता इससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। बिकॉज फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और वो हार्ड एविडेंस जिसकी बात होती है अदालतों में, वो चाहिए होगी। जिस किस्म की एविडेंस टेररिस्ट के लिए नहीं मिलती और वो छुट जाते हैं क्योंकि हार्ड एविडेंस नहीं होती, तो यहां से कहां हार्ड एविडेंस लाएंगे? यहां तो सवाए वो जो छपा है उसके अलावा है ही कुछ नहीं, और एक शख्स की जुबान और दूसरे शख्स की जुबान, तो ये नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ये चीज जाती है तो माइलेज जरूर नवाज शरीफ साहब को मिलेगी। प्रोपेगेंडा, हर रोज स्टोरीज आएंगी, अदालत में ये हुआ, ये हम अदालत में गए, हाँ हम अदालत में गए, फलाना हुआ, ढिंगड़ा हुआ। एक सियासी स्टंट के तौर पे, एक प्रोपेगेंडा कू के तौर पे तो मियां साहब इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा जो कि हुसैन हक्कानी के खिलाफ हो। मेरी आप बात समझ रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि ये जल्दी चीज हो नहीं सकती, अदालतें जल्दी फैसले कर ही नहीं सकती। अच्छा एक सवाल, तो ये अगर ये रास्ता इख्तियार किया जाता है तो हुसैन हक्कानी के हक में होगा ये। अच्छा आप ये बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है, लेट्स सपोज, और DGISI आके कहते हैं कि जी हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ही इज गिल्टी, अरे इट्स नॉट गुड इनफ। आगे कहे तो सुप्रीम कोर्ट तो अगर जाती है तो बुलाएगा ना सबको, मगर दैट्स नॉट गुड इनफ ना, इट्स नॉट गुड इनफ। वो एविडेंस जो है वो तो आपने भी देख ली, उसकी तो अच्छा वकील धज्जियां उड़ा देगा उसकी। मैं वही कह रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि इन्होंने इंडिपेंडेंटली भी कोई ISI ने 22 अक्टूबर से लेकर आज तक कोई इंक्वायरी की होगी, इसको टेस्ट किया होगा? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इंक्वायरी जितनी भी कर लें, आखिरी इंक्वायरी है कि मंसूर इजाज ने ये हमें बताया, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ना ही मिल सकता है। क्योंकि खुद मंसूर इजाज कहता है कि मैंने इससे फोन पे बात की, या तो कोई फोन रिकॉर्डिंग मंसूर इजाज दे दें जिसमें जो कि नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ब्लैकबेरी के पास जाएं, कनाडा पे पास जाएं, बंदा भेजें, वहां उनसे रिकॉर्ड लें और कहें जी वो भी रिकॉर्ड और ये भी रिकॉर्ड एक है,
चलो एक है, ठीक, आगे आए ना तो एस्टैब्लिश करें कि मेमो हुसैन हक्कानी ने लिखवाया है, मेमो के अंदर जो ख्यालात हैं ये वही हैं जो हुसैन हक्कानी ने लिखवाए हैं। कैसे प्रूव करेंगे? नहीं हो सकता। अच्छा फिर ये भी खत्म हो गया। तो ये सुप्रीम possibility कोर्ट वाली भी- जो रूट है ना वो प्रोपेगेंडा का रूट है, कन्विक्शन का रूट नहीं है। लेकिन वहाँ हार्डकोर एविडेंस चाहिए होगी, हाँ, वहाँ हार्डकोर एविडेंस ना है ना वहां तक पहुंचेगी। ना उस तरह प्रूव हो सकेगा। अच्छा ये खत्म हो गया, फिर रह गया क्या पुलिस? FIA, अच्छा FIA टेक्निकली मतलब FIA अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रही। FIA जरदारी साहब को प्रोटेक्ट कर रही है, FIA मिनिस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल करती है। तो अगर उन्होंने FIA के हवाले ये किया तो बहुत से लोग एतराज करेंगे, कहेंगे कि ये कौन सी इंक्वायरी FIA के हवाले कर दी, FIA तो डिस्क्रेडिटेड है। तो FIA भी अगर ये उधर लेके जाते हैं तो फौज तो खुश नहीं होगी, वो कहेंगे नहीं ये कौन सी इंक्वायरी है। तो खाली FIA का खाता भी नहीं हो सकता। तो ये डन डील खत्म फिर नहीं अभी डन। तो चलो ना यार, दिमाग लड़ाओ ना। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, आपने सारे फारग हो गए। आपने पूछा नहीं, पार्लियामेंट की बात नहीं की आपने। पार्लियामेंट के अंदर सारे लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर सेठ साहब, पार्लियामेंट को तो लोग लोग कहीं कहते हैं पार्लियामेंट ने तो पहले जॉइंट रेजोल्यूशंस कर ली, कुछ भी नहीं बनता ना, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो फिर आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं ना कि जी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ये लोगों ने कहा है ना, निश्चय निसार ने कहा पार्लियामेंट्री कमेटी, ये बातें हो रही है। तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि पार्लियामेंट में क्या, पार्लियामेंट बेचारे वो वहां जाके हुसैन हक्कानी से क्या पूछेंगे, कोई कमेटी पूछेगी, वो तो वील रन रिंग्स अराउंड देम। जॉइंट सेशन हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ये पार्लियामेंट बेचारी, पार्लियामेंट इज अ रबर स्टैम्प। पार्लियामेंट में MQM का बयान आ गया ना कि जी बिल्कुल हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, हम हुकूमत के साथ हैं। जरदारी साहब सारे उनके सारे अलाइज जो हैं, अब पार्लियामेंट के अंदर भी तो कमेटी बनाएंगे ना, उनमें से 6 लोग तो होंगे गवर्नमेंट के या उनके अलाइज के, बाकी 2 होंगे ऑपोजिशन के। तो क्या कर लेंगे आप, क्या पूछ लेंगे वहां? छोड़े इस बात को। तो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते हैं, मगर कुछ मिलेगा नहीं आपको वहां, तो फिर कहाँ जाना है? फिर क्या, फिर खत्म, पार्लियामेंट भी खत्म कर। अच्छा मैं आपको एक तजवीज ठीक है, एक रास्ता। अच्छा आपने रास्ता, ये आप सजेस्ट कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, या आपका ख्याल है? यार तुम क्यों शरारत कर रहे हो? मतलब मैं तो लॉजिकली प्रोसीड कर रहा हूँ ना। मैंने भी फौज चाहती है इंक्वायरी, ठीक, ऑपोजिशन चाहती है इंक्वायरी, सारी अवाम चाहती है इंक्वायरी, इंक्वायरी होनी है, इंक्वायरी क्रेडिबल भी बनानी है, ठीक है। तो रिजल्ट जो भी निकले, तो फिर एक्सक्लूजन आपने ये कहा ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, कहाँ? चले मैं एक आइडिया थ्रो करता हूं आपको, सब चीजें सोच के। आप जरदारी साहब नहीं यार 2 मिनट के लिए बन जाओ ना यार, क्या हो गया यार, खुदा का खौफ करो जरा, थोड़ी सी ड्रामा कर ले। आप खुद बने, मुझे क्यों बना रहे हैं? लेट मी बी द गुड गाय, यू आर द बैड गाय। वो ये कि जरदारी साहब, इफ यू आर इनोसेंट प्रूव योर इनोसेंस, प्रूव योर इनोसेंस। मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्या जवाब देंगे? I'll remain innocent unless proven guilty. अच्छा तो कहेंगे मगर वो फौज तो कहती है यू गिल्टी, कोई रास्ता निकालें। अगर आपके पास रास्ता नहीं है, मैं सजेस्ट करता हूं, सरदारी साहब आप कहते हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, इसने आपको डिफेम किया है, हैजंट ही डिफेम्ड यू, आपको नौकरी आपकी खतरे में हो गई, आपकी छुट्टी हो गई है, सारा दुनिया आपके बारे में ये कह रही है, आप चुप क्यों? आप उसको संडे टाइम्स को और उसको बरतानिया की अदालत में ले जाएं, वहां तो अदालतें फ्री है ना, ले जाएं वहां, इसकी वहां जाके धुलाई करें इसकी, और अपनी इनोसेंस जो है वहां प्रूव करें, इसको सू करें फॉर $1 मिलियन $2 मिलियन। वहां उस अदालत में अगर मंसूर एजाज को आप लम्हा पा लेते हैं तो फिर दुनिया कहेगी यार वो तो ब्रिटिश अदालत थी, संडे टाइम्स ने सॉरी कर दिया। हाँ, कुछ किसी भी अदालत में ले जाए, किसी में आप बाहर अदालत में ले जाएं, और बरतानिया जो कि जिसका इल्जाम ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज आपने मुझे मेरे पे फेंकी हैं, इसमें उनका जिक्र नहीं है, तो हुसैन हक्कानी साहब आप ऐसे करें, आप रिजाइन कर दें ताकि आपका ताल्लुक हमारी हुकूमत से थोड़ा दूर हो जाए, हम अपनी इंक्वायरी कर सकें, हम अपनी इंक्वायरी के लिए कुछ इंतजाम करते। इन द मीन वाइल आप मेहरबानी करके यू प्रूव योर इनोसेंस, इफ यू आर रियली इनोसेंट तो जाएं जाके उसको सू करें। फरानाज इस्फहानी ने एग्जैक्टली कहा है कि इशारा भी किया है, अगर हमें आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें जिस रुख को की तरफ हुसैन हक्कानी साहब को भेजा जा रहा है। मेरा ये सजेशन नहीं है, मेरा ये ख्याल है
कि इस किस्म की बातें डिस्कस हो। But does that satisfy the army and the opposition? एक सेकंड अभी यार इतना काला ना पे है यार 2 मिनट ठहर जा, फिर उसका ड्रामा कर लेने दे। Okay. हकानी साहब will have to go under this route. He will have to go and prove his innocence and sue him. अगर वो सू करते हैं और सख्त तरीके से सू करते हैं और जीत जाते हैं तो सारी यहाँ की इंक्वायरी जीरो हो जाएंगी, और अगर हार जाते हैं तो टरंट वो भी इसको पै जाएगा, वो उल्टा गले पड़ जाएगा ना, लीगल कॉस्ट भी देने पड़ जाएंगे, उल्टा हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना, उल्टे डैमेजेस पड़ जाएंगे। आप तो वकील हैं, आपको तो पता है वहाँ क्या होता है। तो वो बैंकरप्ट भी हो जाएंगे और यहाँ लोग तैयार हो जाएंगे फंदा लगाने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो कहेंगे लो जी हूँ तो तुम बरतानिया की अदालत प्रूव हो गया कि ये सही था, ठीक है। एक तो ये कि हकानी साहब जाइए, sue him, pursue the case and prove it that you are innocent. अब पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट यू, किसी ने आप पे इल्जाम लगाया, आप उसको डिस्प्रूव करें ताकि हम मुतमईन हो जाएं कि आप साफ शफाफ हैं। पहली चीज। साथ साथ बिकॉज आपने कहा ना कि बस इसके साथ काम हो जाएगा, नहीं, साथ अब हुकूमत ने भी तो कुछ करना है, ये तो हकानी साहब कर रहे हैं ना। कल को लोग कहेंगे जी वो हकानी साहब का केस 4 साल हो गए, वहां कुछ नहीं होता, वो तो कर कुछ नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको भी तो कुछ करना है, आप क्या करेंगे? इंस्टीट्यूशनल अभी हमने डिस्कस किया, फौज नहीं, फलाना नहीं, टिंगड़ा नहीं, होगी ना बात। रह गया पीछे, रह गया फॉरेन ऑफिस, रह गया फॉरेन ऑफिस, और रह गया इंटीरियर, ठीक है। अगर एक कमेटी बना दी जाए, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हु इज वेरी क्लोज टू द पाकिस्तान आर्मी, सलमान बशीर साहब, वेरी क्लोज टू द पाकिस्तान आर्मी, वो नेवी चीफ के भाई हैं, उन पे पूरा एतमाद है। ये वो शख्स हैं, जब हुसैन हकानी, फॉर्मर नेवी चीफ, जो हुसैन हकानी साहब जब कह रहे थे कि एबटाबाद रेड के बाद इंक्वायरी होनी चाहिए, तो ये कह रहे थे इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएचक्यू कह रहा था कोई जरूरत नहीं। ब्रेक आ गई, तो अभी बात चलनी आ गई, चलनी, मैं ले जाऊंगा इसको, हम आगे लेके चलेंगे। नाज़रीन ये बात आगे चलेगी, ब्रेक के बाद आपकी कॉल भी होगी, हमारे साथ रहिएगा। सेठी साहब, बात ये है, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं, ये मेमो है, आप वो मीमो कह रहे हैं, मतलब एतराज आ रहा है बड़ा आप पे। यार आप लोग बड़े गोरे होते जा रहे हैं। मेमो अंग्रेजी में कहते हैं, मीमो कहते हैं उर्दू में, और आपने सुना नहीं, यहाँ लोग मीमो, मेमो, ठीक है, बड़ा हर किस्म के यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं टाइट होकर कहूँ मेमो, जैसे वो लोग कहते हैं ना मीनू और मेन्यू, अब चाहे कि मैं उसमें फ्रेंच तरीके से कहूँ? लोगों को मीनू समझ आता है या मीमो समझ आता है, तो मैं अवामी आदमी हूँ, मुझे मीमो ही कहने दें आप। अच्छा चलिए, व्हाटएवर इट इज। सेठी साहब थोड़ा आगे चलते हैं, हम वो बात हमारी रुक गई थी वहाँ पर सलमान बशीर साहब पे। जी मैं अर्ज कर रहा था कि फॉरेन ऑफिस that is pro army है, ये foreign office is an outpost, it's a post office frankly। इसीलिए वो जो रेमंड डेविस के ऊपर भी हुआ, हुकूमत की बात नहीं मानी गई, फौज की बात मानी गई। आपका फॉरेन ऑफिस इज एन आउटपोस्ट ऑफ जीएचक्यू, बस सीधी सी बात है। और हमारे तो सफ़ीर ऐसे भी हैं जो कि जब वापस आते हैं छुट्टी पे तो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब या सदर साहब को नहीं मिलने जाते, पहले सलाम करते कहीं और जाके। ये हमारी एक ट्रेडिशन है, नौकरी भी तो ज़ाहिर है यार, आई मीन बेचारे वो क्या, उनको नहीं पता कि कहाँ पावर कहाँ है। अच्छा, तो अर्जी है कि फॉरेन ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इंटीरियर मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, फॉरेन ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट के साथ फौज खुश हो जाएगी, इंस्टीट्यूशन एक कानूनी तौर पे एक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि फॉरेन ऑफिस का मामला है, और उधर से इंटीरियर का इन्वॉल्वमेंट जो है उससे हुकूमत खुश हो जाएगी। और फिर हो सकता है जो टीम बने उसके अंदर आईएसआई की भी कोई किसी लेवल पे, या किसी और ऐसे इदारे की, जैसे आपने देखा कि ये जो कमीशन बनी है उसके अंदर एक पुलिस वाला आ गया है, एक फॉर्मर फॉरेन ऑफिस का, ये सब लोग फौज के करीब है। तो इसी तरीके के साथ फौज के करीब जो लोग हैं उनको इसके अंदर डाला जा सकता है, ताकि फौज के इंटरेस्ट भी रहे और ऊपर से ऐसे लगे कि एक सिविलियन इंक्वायरी हो रही, फौज मुतमईन हो जाए। देखिए, मुतमईन आपने फौज को करना है, ठीक है ना, और कानून की बालादस्ती नहीं होने देनी, होनी है, बालादस्ती करनी है और कानून को वायलेट नहीं करना। तो बेहतर ये है कि ये रास्ता इख्तियार किया जाए। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन ऑफिस, पर्टिकुलर कमेटी वो अपनी करेगी, उधर हुसैन हकानी साहब को कहा जाएगा कि आप जाके सू करें और रिजल्ट्स लेके आए। और तीसरी चीज, एक ऐसा एम्बेसडर नया अपॉइंट किया जाएगा जिसकी ड्यूटी होगी कि ये दोनों चीजों को ओवरसी किया जाए, क्योंकि वो अमेरिका अब जाएगा या जाएगी, ये जो भी है, और वहां जाके
वहां जाके ये जो हुसैन हक्कानी साहब की भी जो केस है उसको भी मॉनिटर करेगी या करेगा। और बड़ी ड्यूबियस बात यार अरे अब जाएगी या जाएगा, मतलब एक बात तो यार मुझे पहली बात खत्म कर दे दो। आई नो यू आर वेरी कीन टू फाइंड आउट कि कौन है। बड़े यार तुम ये घटिया बात है, कौन है यार, कौन है यार, जो भी है यार। अच्छा खैर एनीवे, तो ये एक रास्ता इस तरीके से ये बात आगे चलेगी, ठीक है, और ये इसको फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। अब आपका क्या सवाल? नहीं मेरा सवाल एक वो रह गया ना, जल्दी अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है। कुछ लोग कह रहे हैं हुसैन हक्कानी को वापस नहीं जाने देना चाहिए, उसको यहाँ रखना चाहिए और यहाँ उनको ACL पे डाल देना चाहिए, और भाग गया तो क्या होगा? ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर वो भाग गया तो कन्विक्ट हो गया ना, भाग गया तो वो हो गई गल, वो तो जरदारी साहब की हुकूमत के गले पे फंदा पड़ गया। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, उनको जाने देना चाहिए और उनको कहना चाहिए प्रूव योर इनोसेंस, ठीक है। तो ये भी ये जो ना ये जो अच्छा ये ना फॉर्मूला था सारा, हाँ ये मुतमईन हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब भी हो जाएंगे, नहीं ये मुझे पता मुतमईन होंगे कि नहीं होंगे, मगर मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि मियां साहब प्रोपेगेंडा वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वो करते रहेंगे ताकि हेडलाइंस बनती रहे। मगर फौज को जो चीज चाहिए वो इस तरीके से शायद निगोशिएट कर ली जाए। अब कहते हैं ना $1 मिलियन क्वेश्चन एंड में आ गया ना कि कौन होगा नया एम्बेसडर? नया एम्बेसडर कौन होगा? आपको याद होगा कि जब मैंने कहा था हुसैन हक्कानी साहब ने कहा था ना कि अगर सदर मेरा रेजिग्नेशन मांगेगा मैं दे दूंगा, हाँ, याद है मैंने कहा था। उसके बाद 4 दिन के बाद ये बात आई कि उन्होंने मांग लिया, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा? मैंने उस वक्त ये कहा था कि नया एम्बेसडर ऐसा होगा जिसको फौज जिसमें एतमाद, फौज कॉन्फिडेंस कि ये बंदा ठीक है, हमारा बंदा निजाम है, या हमें हमारे से हाथ नहीं करेगा, रिपोर्ट करेगा, रपट देगा, ठीक है। एग्जैक्टली। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि जरदारी साहब को ये फिक्र ना होगी यार आया तो मेरे गले ना पड़ जाए, ये कुछ और ही ने चीज कर दे। इसका मतलब है कि या वो सियासतदान होना पड़ेगा, सियासतदान फौज नहीं एक्सेप्ट करेगी तो फिर किसी और को लाना पड़ेगा, फिर कौन रहेगा? ब्यूरोक्रेट, ठीक है। अगर सियासतदान फिर रिटायर्ड है या सर्विंग, रिटायर्ड इसलिए नहीं क्योंकि रिटायर्ड लोगों को अगर एम्बेसडर में वो भी पॉलिटिकल हो जाते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फलाने रिटायर्ड जनरल को ले आएंगे, ये करेंगे, वो कोई भी इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहेगा इस वक्त। इसको इंस्टीट्यूशनली ये फॉरेन ऑफिस से कोई बंदा ढूंढेंगे, अच्छा ठीक है, वो बंदा प्राइम मिनिस्टर के करीब होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करना है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहेंगे ये बंदा मुझे अपॉइंट कर लेने दें। हक्कानी साहब से खुश नहीं थे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अब हक्कानी साहब अपॉइंट कर नहीं सकते। लोग कहेंगे ये तो फिर वही बात बन गई। प्राइम मिनिस्टर ये जैसे प्राइम मिनिस्टर ने रिस्टोर किया था ना चीफ जस्टिस साहब को, जाके समझाया था, मनाया था जरदारी साहब को। अब प्राइम मिनिस्टर एक नाम सजेस्ट करेंगे जो करीब होगा प्राइम मिनिस्टर साहब के, सुन लीजिए, वो नाम फौज को भी कबूल होगा, फॉरेन ऑफिस को भी कबूल होगा, और वो फॉरेन ऑफिस का बंदा होगा, बंदी नहीं होगी, बंदा होगा। नाम नहीं आप बता, अब छोड़ दें इसको। उसकी वजह ये, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि और लोग भी कुछ उम्मीदवार होते हैं, अच्छा, ये ना समझे कि मैं पुश कर रहा हूं, किसी के हक में मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपको बहुत सी हिंट्स दे दी। फौज, उनका एक्सपीरियंस भी होगा, उन्होंने इंडिया में भी सर्व किया होगा, एटसेट्रा। ओके, वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।